हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियान टाइमलेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ मेरी स्टोरी द एम्प्रेस ऑफ यिलिंग लाओज़ू का 4th एपिसोड, और हो सकता है ये इस फैन फिक्शन का लास्ट एपिसोड हो। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विंग और लनवांगजी एक दूसरे को कन्फेस कर चुके हैं अपना प्यार, और उसके साथ ही लैन चिंगेंजुन अब मानसिक रूप से ठीक हो चुके हैं। उन्हीं के साथ लैन चिचैन, लनवांगजी और विंग गए हुए हैं किशान यानी कि वैन क्लान एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करने। अब देखते हैं आगे। हम देखते हैं विंग, लनवांगजी और लैन चिचैन अपनी जगह पे जाके बैठ चुके हैं। तभी मियाँ अपने फादर से कहती है, फादर, तो वो क्लान भी है जिनकी इतनी बड़ी औकात नहीं कि वो हमारे सामने बात कर सके या फिर खड़े हो सके। उसी क्लान को आप लोगों ने हमारे साथ मीटिंग पे रखा है। तभी जिन गाओशाओ अपनी बेटी मियाँ की तरफ देखते हैं और फिर उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। तभी वेंटिंग एक कनिंग से स्माइल करते हुए कहती है, मियाँ तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम जानती तो हो ना, जहाँ पे अमीर लोग होते हैं वहाँ पे भिखारियों का होना भी ज़रूरी है, नहीं तो हम तरस किस पे करेंगे? हाँ, ऐसे कह के वो हंसती है। उसके साथ साथ ही मियाँ, वेंचाओ, वेंजोलियो, जिनजुशान ये सभी हंसते हैं। इतने में हम देखते हैं सुपीरियर क्लान लीडर वैन रोहान अपने सीट में आके बैठ जाता है। तभी एकदम से सन्नाटा छा जाता है। फिर वैन रोहान कहता है, जैसा कि आप सब लोगों को हमने यहाँ पे बहुत ही आपातकालीन स्थिति में बुलाया था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे साथ साथ एक और कल्टिवेशन वर्ड है, लेकिन वो डेमोनिक कल्टिवेशन का यूज़ करता है। तो वहाँ पे एक डिमन किंग है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जितने भी क्लान्स हैं, आपके जितने भी ओमेगा बच्चे हैं, आप उनको अपनी तरफ से रिश्ता भेज सकते हैं। जिस किसी का भी अगर वहाँ से रिश्ता भी स्वीकार कर दिया जाए तो ये हमारे कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तभी जिन गाओशाओ कहता है, वैन रोहान तुम ये क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है सुपीरियर क्लान लीडर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये अवसर तो केवल जो रॉयल क्लान्स है उन्हीं को मिलना चाहिए, जैसे कि जैंग क्लान, नी क्लान, आपका क्लान और मेरा क्लान। बाकी के क्लान तो छोटे हैं, चलो फिर भी बाकी के क्लान के एक पल के लिए हम मान ले, लेकिन लैन क्लान वो तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से हमारे बराबरी के लायक है। इतना सुन के बाकी के क्लान और उनके क्लान लीडर हंसने लगते हैं। लैन चिचैन को, लनवांगजी को, विंग को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। तभी वांगजी यानी कि लनवांगजी कुछ बोलने वाला होता है, लैन चिचैन उसे रोक लेता है। फिर वैन रोहान कहता है, क्लान लीडर जिन, आप भूल रहे हैं कि इस मीटिंग में कोई भी क्लान छोटा या बड़ा नहीं है। हमने लॉन क्लान को यहाँ पे बेइज्जती करने के लिए नहीं बुलाया है, और मैं नहीं चाहता कि आप भी किसी तरीके से इनका अनादर करें। तो अगली बार से किसी भी क्लान के बारे में बेइज्जती करने से पहले या कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। क्लान लीडर जो जिन है उसे तो बहुत गुस्सा आता है, यानी कि जिन गाओशाओ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, वो बस अपने दांत पीसते रह जाता है। तभी लैन चिचैन, लनवांगजी को वैन रोहान का ये जो बिहेवियर है वो देख के बहुत अच्छा लगता है। इतने में शुयांग, जो कि शू क्लान के क्लान लीडर का बेटा है, वो कहता है, सुपीरियर क्लान लीडर, मैं आपके इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है ये सभी लोग अपने ओमेगा के बच्चों के लिए रिश्ता भेज सकते हैं, लेकिन लान क्लान, आपको नहीं लगता कि लान क्लान को इसमें सम्मिलित करना हम सबके लिए एक सम्मान ना करने वाली बात है? तभी जिन गाओशाओ भी कहता है, वही मैं भी यही कह रहा था वैन रोहान को, क्योंकि लान क्लान ना ही कोई नोबल क्लान में से आता है और ना ही उनके पास रिसोर्सेज है, और दूसरी चीज़ ना ही उनका ओमेगा सन इतना कैपेबल है कि वो डेमन किंग का एम्प्रेस बन सके। ऐसे कह के वो लैन चिचैन और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी की जो मुट्ठी है वो कस जाती है और लनवांगजी का ग्रिप अपने बेचैन पे कस जाता है। तभी मियाँ कुछ कहने वाली थी, इतने में लैन चिचैन कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो सीधा खड़े होते हैं और कहते हैं, सुपीरियर क्लान लीडर वैन रोहान, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने हम जैसे तुच्छ क्लान को यहाँ पे आने का मौका दिया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यहाँ पे लोग हमसे इस तरह की भावना रखते हैं। ऊपर से मेरे भाई यानी कि लनवांगजी के लिए इतनी हीन भावना है इन लोगों के मन में। अगर आप सबको लगता है कि मेरा ओमेगा भाई लनवांगजी, उसे कुछ नहीं आता या फिर उसके
कल्टीवेशन स्किल्स 0 है तो आप में से कोई भी एक आके उसके साथ लड़ सकता है, चाहे वो स्वॉर्डमैनशिप वाली हो या फिर किसी भी तरीके का युद्ध। हमारा लानवांग जी किसी से कम नहीं है। बेशक हम छोटे क्लान हैं, लेकिन हमारा कल्टीवेशन भी आप लोगों के ही बराबर है। सभी क्लान लीडर्स के और उनके बच्चों के मुट्ठी कस गई थी, क्योंकि लैन सिचैन ने सीधे सीधे सब लोगों को एक तरह की चुनौती दी थी। सभी लोग अब ईगो में आ जाते हैं। तभी वैन किंग उठती है और कहती है, ठीक है, मैं आपके भाई और आपका ये जो घमंड है अभी के अभी तोड़ देती हूँ। ऐसे कह के वो अपने स्वॉर्ड को लेके सीधा आगे बढ़ती है। लानवांग जी अपने जगह पे उठता है और फिर विंग की तरफ देखता है। विंग लानवांग जी को देखकर बहुत ही प्यारी सी स्माइल करता है, जैसे मानो वह उसे चीयर अप कर रहे हो। तब लैन सिचैन दोबारा कहते हैं, और हाँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये कंपटीशन या फिर जो युद्ध है वो इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मुझे डेमन किंग को अपने भाई के लिए रिश्ता भेजना है। मैं बस इसलिए करा रहा हूँ कि मैं भी दिखा सकूँ और हम भी दिखा सके कि हमारा क्लान बेशक छोटा है लेकिन आप लोगों से कम नहीं है। और दूसरी बार से हमारे क्लान को छोटे आंकने से पहले एक बार ज़रूर याद कर लेना मेरे भाई लानवांग जी की स्वॉर्डमैनशिप, उसकी कला को। विंग को भी बहुत गुस्सा आया हुआ है। उसकी आंखें हल्की हल्की रेड हो रही है, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। वहीं हम देखते हैं लानवांग जी और वैन किंग दोनों एक मैदान में हैं। वो मैदान ज़्यादा बड़ा नहीं है और सभी बाकी क्लान लीडर और उनके बच्चे उन दोनों को देख रहे हैं। दोनों आमने सामने एकदम एक दूसरे के आंखों में आंखें डाले, आंखों में गुस्सा लिए एक दूसरे को देख रहे हैं। तभी वैन किंग एक स्मग करती है और फिर सीधा बिना किसी वार्निंग के लानवांग जी पे अपना प्रहार कर लेती है। उसे लगता है शायद लानवांग जी को वो एक बार में ही हरा लेगी, लेकिन अगले ही पल वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वैन किंग ने जितनी जल्दी से लानवांग जी पे हमला किया था उससे भी जल्दी से लानवांग जी वैन किंग के उस हमले को डॉज कर देता है, जिसे देखकर तो एक पल के लिए सभी क्लान लीडर्स और उनके बच्चे हैरान हो जाते हैं। सबको लगता है शायद ये तुक्का लग गया होगा। इस तरीके से उन दोनों का फाइट होने लगता है और देखते ही देखते लानवांग जी 2 मिनट से भी कम समय में वैन किंग को सीधा जमीन पे गिरा देता है और लानवांग जी की बेचैन वैन किंग के गले पे होती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वैन रोहान को अपनी बेटी के लिए गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही साथ उसे लानवांग जी पे बहुत गर्व महसूस होता है। तभी लैन सिचैन कहते हैं, अब क्या सोचते हो आप लोग मेरे भाई के बारे में? आप में से यदि कोई और भी जानना चाहता है तो देख सकता है मेरे भाई की जो भी कला है। तभी हम देखते हैं जिन जुशान, जो कि एक अल्फा है, वो आता है आगे और कहता है, मैं लड़ना चाहूँगा। सभी जो क्लान लीडर्स हैं उनके बात में उनके बीच में बातें फैल जाती है, यानी कि वो एक गॉसिप करने लगते हैं कि ये तो अल्फा है, वो ओमेगा है। वैन रोहान कुछ कहने ही वाला होता है, तभी लैन सिचैन कहते हैं, ठीक है मास्टर जिन जुशान, आप जा सकते हैं। हम देखते हैं वैन किंग अपना मुंह छिपाते हुए वहां से वापस आ चुकी है। उसके शरीर में 1-2 कटवे लगे हुए हैं। वहीं हम देखते हैं अब लानवांग जी और जिन जुशान आमने सामने हैं। जिन जुशान भी बिना चेतावनी के लानवांग जी पे हमला कर देता है, लेकिन लानवांग जी उसके हमले को भी डॉज कर देता है और फिर जिन जुशान को बिना मौके दिए वो जिन जुशान पे एक से बढ़कर एक अपने पैंतरे आजमाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लानवांग जी जिन जुशान के हर हमले को डॉज कर रहा है। अभी तो वो इतना अच्छे से खेल भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जिन जुशान को देख के ऐसा लग रहा है मानो जिन जुशान की बस अब बोलती बंद होने वाली है, यानी कि ऐसा लग रहा है उसको देख के कि उसका शरीर पूरी तरीके से थक चुका है। और लगभग 5 मिनट की फाइटिंग के बाद जिन जुशान जमीन पे गिर जाता है और ठीक वैसे ही लानवांग जी का तस्वीर, लानवांग जी का जो भी चैन है जिन जुशान के गले पे है। जिन जुशान को भी शरीर में इधर उधर रोग पड़े हुए हैं। ये देख के जिन गाओशाओ को बहुत गुस्सा आता है। उसको ऐसा लगता है मानो उसका ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता है। तभी म्या कहती है, मैं लड़ूंगी इसके साथ। ऐसा कह के वो जाने वाले थे। तभी वैन रोहान कहते हैं, रुक जाओ म्या, हमने देख लिया है कि ऑलरेडी 2 जो अच्छे कल्टिवेटर थे उनको लानवांग जी ने हरा दिया है, तो तुम तो फिर भी तीसरे नंबर पे आती हो। इससे ये साबित हो चुका है कि लानवांग जी कोई कमज़ोर कल्टिवेटर नहीं है। उसे तुम गलती से भी कमज़ोर रखने की कोशिश मत करना, नहीं तो यही तुम सब लोगों की भूल होगी। फिर वैन रोहान लैन सिचैन से कहता है, क्लान लीडर लान, अगर आप चाहे तो आप अपने भाई का रिश्ता डेमन किंग के लिए भी भेज सकते हैं। लैन सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, आपका शुक्रिया सुपीरियर क्लान लीडर, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था,
मैं अभी भी दोबारा वही कहूँगा, हमें डीमन किंग या फिर उसके औहदे से या फिर उनके पैसों से या फिर उनसे रिश्ता लगाने के लिए हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है, और ना ही हम किसी तरीके से इच्छा जताते हैं। अगर वहाँ से रिश्ता है तो वो बात अलग है, लेकिन हम यहाँ से कुछ रिश्ता नहीं भेजेंगे। ये सुनते ही सभी लोग हंस पड़ते हैं। तब शुयांग कहता है आपको क्या लगता है क्लान लीडर कि आप जैसे छोटे क्लान को डीमन किंग रिश्ता भेजेगा? वाओ, अच्छी बात है। तब वैन रोहान शुयांग को घूर के देखता है, फिर शुयांग सॉरी कहता है, और उसके बाद वैन रोहान कहता है आप सभी यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब जो भी यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है उसका लुत्फ़ उठाएं। इस तरीके से वहाँ पे जितना भी खाने पीने का समारोह था वो स्टार्ट हो जाता है। फिर लैन सिचेन, लमलांग जी और वी वैन रोहान से विदा लेके वहाँ से निकलते हैं। अब हम देखते हैं वो तीनों सैरी टाउन पहुँच गए हैं, तो वो वहाँ पे एक इन में रुकते हैं। इन में रुकने के बाद वो लोग वहाँ पे खाना ऑर्डर करते हैं। खाना आ जाता है, वो लोग अभी खाना खा ही रहे होते हैं, तो देखते हैं कि बाहर से लोग आए हैं, शायद वैन क्लान से लोग आए हुए हैं, वो पूरे भीगे हुए हैं। उन्हीं में से 2-4 लोग अंदर आते हैं और फिर वो कहते हैं पता नहीं आज अचानक कैसे बारिश हो गई, वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है मानो तूफान आ गया हो, जैसे भगवान कोई नाराज़ हो गया हो, वहाँ पे इतनी बारिश हो रही है। तभी दूसरा आदमी कहता है हाँ सुबह तक तो मौसम ठीक था, अचानक क्या हो गया वहाँ पे। तभी हम देखते हैं विंग जो कि एक डेविल स्माइल कर रहा होता है। तब लैन सिचेन उन लोगों की तरफ देखता है और फिर उसके बाद वो लानवांग जी की तरफ देखता है। फिर फाइनली लैन सिचेन उन लोगों से पूछ लेता है सुनिए कहाँ पे बारिश हो रही है। तब फिर वो आदमी जो कि वैन क्लान के सैनिक है, वो लोग बताते हैं कि वैन क्लान में बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश हो रही है, मतलब अचानक से मौसम बिगड़ा और बहुत ही ज़्यादा धुरंधर बारिश हो रही है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश है कि जहाँ पे समारोह हो रहा था वहाँ के जो पंडाल वगैरह लगाए थे वो सब टूट के बिखर चुके हैं, और सभी क्लान लीडर्स अभी महल के अंदर बैठे हुए हैं। उनका रास्ता पूरा जाम हो गया, यानी कि जो वैन क्लान का जो रास्ता है पूरा कीचड़ से भर चुका है। तो शायद एक दिन उन लोगों को जो भी मेहमान आए हैं उन्हें वहीं पे रुकना पड़ेगा। लानवांग जी और लैन सिचेन दोनों एक दूसरे को बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से देखते हैं। उसके बाद वो उनको इग्नोर करके अपना खाना खाने लगते हैं। लगभग खाना हो जाने के आधे घंटे बाद विंग, लैन सिचेन और लानवांग जी वहाँ से निकल पड़ते हैं लान क्लान की तरफ। यहाँ पे भी बारिश हो रही है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। इट मीन्स कि अगर वो धीरे धीरे भी जाए तो बीच में रुकते रुकते वो 3 घंटे में लान क्लान पहुँच सकते हैं। तो ऐसे ही रुकते रुकते वो लगभग 3-3.5 घंटे में लान क्लान पहुँचते हैं, यानी कि शाम के 7 बजे के आसपास में। लैन सिचेन जाके सीधा अपने अंकल को सब कुछ बताता है वहाँ के मौसम के बारे में, और वहाँ भी जो लानवांग जी और उनके साथ हुआ सब कुछ। ये सुन के लैन क्लान बहुत गुस्सा करते हैं, मीन्स लैन सिचेन और लानवांग जी पे नहीं, वो गुस्सा करते हैं जिन क्लान और वो सब क्लान जिन्होंने कि लानवांग जी को इतना सुनाया और उनके क्लान को इतना सुनाया। तब लैन सिचेन से कहता है सिचेन तुम चिंता मत करो, आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुरा वक्त सबका आता है और हर बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त ज़रूर आता है। लैन सिचेन अपने अंकल की बातों के लिए सर नोट करते हैं। उसके बाद लैन सिचेन अपने अंकल को बो करके अपने कमरे में निकल जाता है। हम देखते हैं लानवांग जी अपने कमरे में बैठा हुआ है और विंग भी वहीं पे है। दोनों एक ही बेड में बैठे हुए हैं एक दूसरे की बाहों में। तब विंग कहता है लैंजा मुझे लगता है मुझे 1 हफ्ते के बाद घर जाना पड़ेगा। लानवांग जी विंग को दिखता है बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से। वो कहता है घर? कौन सा घर? तुम उस कुटिया की बात कर रहे हो? विंग कहता है हाँ उसी कुटिया की बात कर रहा हूँ मैं। तब लानवांग जी कहता है इसके लिए तुम्हें वहाँ पे जाने की ज़रूरत है, तुम यहीं पे रह सकते हो, अंकल ने वैसे भी तुम्हें परमिशन दे दी है। तब विंग कहता है वहाँ पे नहीं, मुझे कहीं और जाना है। लानवांग जी विंग को बहुत ही सस्पिशियस नज़र से देखता है और कहता है कहाँ जाना है विंग तुम्हें? तो विंग लानवांग जी के दोनों हाथ पकड़ता है और उसका फेस अपने सामने रख के कहता है वी लंजा मैं कुछ दिनों में लौट आऊँगा, प्लीज़ तुम मेरा वेट करोगे? मुझ पर भरोसा रखना, मैं ज़रूर लौट आऊँगा। ऐसे कह के वो लानवांग जी को गले लगाता है। पता नहीं लानवांग जी को मन में अजीब सा लगता है, अचानक उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। जैसे ही विंग को अपने
शोल्डर के कपड़ों में यानी कि रोप्स में हल्का हल्का गीला महसूस होता है। तो वो दिखता है कि लानवांग जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तब विंग लानवांग जी को अलग करता है अपने ग्रिप से और कहता, जा लंजा, क्या हुआ, क्यों रो रहे तुम? तो लानवांग जी कहता है, तुम पक्का लौटाओगे ना? विंग को ये क्यूट लानवांग जी देख के बहुत प्यार आता है। अपना लिप्स लानवांग जी के लिप्स पे रखता है और उसे बहुत ही सॉफ्ट से किस करता है और कहता है, लंजा तुम टेंशन मत लो, मैं लौट आऊँगा बहुत जल्द, और जैसे ही मैं लौट आऊँगा उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। ऐसा कह के वो दोबारा से लानवांग जी को हक करता है। हम देखते हैं रात के लगभग 10 बजे विंग अपने कमरे में जाता है। फिर लानवांग जी सो जाता है अपने कमरे में। अब हम देखते हैं विंग और लानवांग जी के दिन ऐसे ही बीते जा रहे हैं, यानी कि सुबह से शाम तक उनकी क्लास लगती है। उसके बाद रात के समय वो एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के 2-3 घंटे तक जिंगशी में बैठे रहते हैं। उसके बाद लगभग रात के 10-11 बजे विंग अपने कमरे में जाता है। ऐसे करते करते लगभग 1 हफ्ता बीत चुका है और उसी 1 हफ्ते की रात को हम देखते हैं लानवांग जी विंग दोनों एक साथ एक दूसरे के बाहों में बैठे हुए हैं। लानवांग जी को विंग के जाने के नाम से दिल में बहुत दुख हो रहा है, यानी कि दिल में बहुत दर्द हो रहा है। उस दर्द को वो चाह के भी छुपा नहीं पा रहा है। लानवांग जी की आंखें बहुत ही ज्यादा टीयरी हो गई है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे हैं। लानवांग जी की ऐसी हालत देखकर विंग की आंखों में भी आंसू आ गए हैं। तब विंग लानवांग जी से कहता है, लंजा प्लीज मत रो, मैं तुम्हें खाने में जल्दी वापस आ जाऊंगा, मुझे वहां तक जाना बहुत जरूरी है। लानवांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग तुम कब वापस आओगे ना? क्योंकि मैं तुम्हारे सिवा अब किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग लानवांग जी को सीधा बिस्तर पर लेटाता है और उसको बहुत ही पैशनेट सा एक किस करता है। उस किस के थ्रू वो लानवांग जी को बताना चाहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके दिल पे सिर्फ लानवांग जी का ही नाम है और लानवांग जी भी केवल उसी से बिलोंग करता है और किसी से नहीं। लगभग 5 मिनट तक ऐसे ही किस करने के बाद लानवांग जी और विंग दोनों से एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर इसके बाद लानवांग जी विंग से कहता है, विंग मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा और सदैव तुमसे ही प्यार करूंगा। विंग भी लानवांग जी को कहता है, लंजा मैं भी तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा करते रहूंगा। ऐसे करके वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और लगभग रात के 12 बजे विंग न चाहते हुए भी अपने कमरे में जाता है। अब हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और लगभग सुबह के 7 बजे लानवांग जी भी अपने अंकल लैनकिरन के सामने हैं। उसी के साथ में लैंजी चैन और विंग भी है। फिर विंग लैनकिरन और जेवजुन के सामने अपने हाथ जोड़ता है और कहता है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है, हो सकता है मुझे 1 या 2 महीने लग जाने में। लैनकिरन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं विभूषण, तुम जा सकते हो, और हाँ जो भी काम है उसे दिल लगा के करना। वैसे मैं जानता हूँ तुम हर काम अच्छे से करोगे, लेकिन फिर भी। जेवजुन भी यानी कि लैंजी चैन भी विंग को एक स्माइल देते हैं और कहते हैं, जल्दी वापस लौट आना। ऐसे कह के वो लानवांग जी की तरफ देखते हैं। फिर विंग उन दोनों को बो करता है और फिर लानवांग जी की तरफ देख के कहता है, लानवांग जी अपना ख्याल रखना। इतना कह के उसकी आंखें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। लानवांग जी की भी आंखें टेढ़ी हो जाती है, लेकिन वो अपने गगा और अपने शिफू के सामने बिल्कुल इमोशंस शो नहीं करता। फिर हम देखते हैं वो तीनों विंग को क्लान के गेट तक छोड़ते हैं और फिर उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर तक वहीं पे रहने के बाद लानवांग जी अपने गगा से कहता है, गगा मैं अभी आया। ऐसे कह के वो अपने जिंगशी में चला जाता है। जिंगशी में जाते ही लानवांग जी अपने जिंगशी का दरवाज़ा बंद करता है और फिर सिसकियाँ लेने लगता है। लानवांग जी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। उसे पता नहीं बहुत बेचैनी हो रही है। उसका मन कह रहा है कि शायद विंग वापस नहीं आएगा। वो नहीं जानता कि उसका मन ऐसा क्यों कह रहा है, बट फिर भी वो अपने मन में कहीं ना कहीं एक होप लिए बैठे हैं कि विंग ज़रूर वापस आएगा। वहीं हम दिखते रास्ते में विंग, उसकी भी आंखों में आंसू है। तभी लनक्लान के आधे रास्ते में ही विंग अचानक से डिसअपियर हो जाता है। ये सीन यही कट होता है। वहीं हम देखते हैं जिन क्लान में मियाँ मियाँ बहुत गुस्से में है। वो अपने फादर से कह रही है, फादर मुझे कुछ नहीं पता, डीमन किंग से शादी मैं ही करूँगी, उसके अलावा कोई और ओमेगा नहीं होगी उसकी। तब जिन गौशाव कहता है, मियाँ मियाँ तुम चिंता मत करो, डीमन किंग सिर्फ तुम्हारा ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। तब हम देखते हैं जिन गौशाव एक सर्वेंट को बुलाता है। हाँ, सर्वेंट के हाथ में एक स्क्रॉल देता है और फिर उसको कह देता है कि जाओ उस पत्थर पर रख देना। ये सीन यहीं कट होता है। अब हम देखते हैं
अब हम देखते हैं सीधा डीमन किंग का सीन। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि डीमन किंग कौन है। हमारा वन एंड ओनली बीइंग यानी कि विभूषण हमारा डीमन किंग है। ब्यूटीफुल एंड हैंडसम अल्फा बीइंग, जो कि एक ट्रू ब्लड अल्फा है। हम देखते हैं विंग अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है एज अ किंग। तभी वही स्क्रॉल जो कि जिन क्लैन की तरफ से भेजा गया था, विंग का एक डिसिपल लेके आता है और कहता है किंग, ये जिन क्लैन की तरफ से आया है। ऐसा कह के वो विंग को वो स्क्रॉल पकड़ाता है। विंग वो स्क्रॉल खोलता है और उसे पढ़ता है। उसको पढ़ते ही विंग के चेहरे पे एक मॉकिंग वाली, मतलब मजाक उड़ाने वाली हंसी आ जाती है और वो कहता है, उन्हें क्या लगता है कि मैं इतना बिकाऊ हूँ? सुनो, एक स्क्रॉल लाओ, मुझे कुछ जवाब लिखना है। फिर स्क्रॉल लाया जाता है। विंग उस पर कुछ लिख के वापस भेज देता है। वहीं हम देखते हैं अब वो स्क्रॉल जिन क्लैन पहुंच चुका है। जिन गाओशाओ उस स्क्रॉल को बड़े ही जल्दबाजी में पकड़ता है और फिर उसे पढ़ने लगता है। उसको पढ़ते पढ़ते जिन गाओशाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा उस स्क्रॉल फेंकता है और कहता है, इस डीमन किंग की इतनी मजाल कि ये मुझसे ऐसे बातें करे, इसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। वो होगा किंग अपनी जगह का, लेकिन इसको तो मैं एक दिन ऐसा फंसाऊंगा, ऐसा जिसका शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मियाँ मियाँ वही स्क्रॉल उठाती है और उसे पढ़ने लगती है। तो उसको पढ़ते पढ़ते मियाँ मियाँ की आंखें बड़ी होती है हैरानी में। तो फ्रेंड्स, उस स्क्रॉल में ये लिखा है कि जिन क्लान लीडर, यदि आप अपने ओमेगा बेटी को पाल नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं उसे अपने ओमेगा के तौर पे तो नहीं, लेकिन एक सर्वेंट के तौर पे रख सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं उसकी सुख सुविधाओं का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगर आप चाहें तो हाँ में उत्तर दे सकते हैं। ऐसा कह के विंग ने वहाँ से आंसर भेजा होता है। मियाँ मियाँ भी ये पढ़ के बहुत गुस्सा हो जाती है और वो भी स्क्रॉल फेंकती है और कहती है, देखती हूँ कौन है इसके ओमेगा और किसको शादी करता है ये, इसको तो मेरा ही अल्फा बनना है। तभी हम देखते हैं कि विंग अपने राज्य के काम में बहुत बिजी हो चुका है। उसे खाने तक की फुर्सत नहीं है क्योंकि वो 1 महीने अपने दरबार से दूर था, जिस कारण से उसका बहुत सा काम रुका हुआ था। अब उसे ये सारा काम इसी आने वाले महीने में ख़त्म करना है। तो हम देखते हैं कि विंग की लाइफ बहुत ही बिजी हो गई है, लेकिन वह जैसे भी करके रात के टाइम फ्री हो जाता है और अपने लंजा को याद करता है। वहीं दूसरी तरफ लनवंगजी भी दिन भर अपने काम में बिजी होता है और कई बार बिजी ना होने पे भी वो जानबूझ के इधर उधर का काम करता है ताकि उसे दिन में अपने प्यार विंग की याद ना आए। वो दिन भर क्लास लगाता है, लाइब्रेरी जाता है, डिसिपल्स के साथ नाइट हंट में जाता है, बहुत कुछ। फिर रात होते ही विंग की नींद में खो जाता, विंग की सपने में खो जाता है। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 1 मंथ बीत चुका है। लनवंगजी हर दिन विंग का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन विंग आने का नाम नहीं ले रहा। हम देखते हैं विंग अपने कमरे में बैठा हुआ है। उसी टाइम कांग से शरण आती है और फिर वह विंग से कहती है, विंग और कितना काम करोगे, अपने ओमेगा से नहीं मिलाओगे मुझे? विंग स्माइल करता है और फिर कहता है, हाँ मिलाऊंगा माँ, ज़रूर। फिर कांग से शरण कहती है, वैसे कौन है तुम्हारा ओमेगा? फिर विंग बताता है कि माँ, लान क्लान का सेकंड प्रिंस यानी कि लनवांगजी। तो विंग की माँ कहती है, क्या वो वही क्लान जिसके ऊपर की इतना बड़ा दाग लगा है? तब विंग कहता है, हाँ माँ, लेकिन वो सब झूठ है, मैंने सब पता लगा लिया है। कांग से शरण कहती है, अगर झूठ हो या ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें ओमेगा मिल गया, यही बड़ी बात है। फिर तुम शादी का स्क्रॉल कब भिजवा रहे हो? तो विंग कहता है, माँ, मैं शादी का स्क्रॉल तो भिजवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। तब कांग से शरण कहती है, वो क्यों? तो विंग कहता है कि माँ, वो बस विंग को जानता है, वो एक डीमन किंग को नहीं जानता, तो मैं क्या करूँ? तब कांग से शरण कहती है कि तो ठीक है, तुम उसे डीमन किंग की तरफ से रिश्ता भेज दो। वैसे भी चाहे डीमन किंग शादी करे चाहे विंग शादी करे, बात तो एक ही है ना। विंग स्माइल करता है और कहता है, हाँ माँ, ये तो मैं भूल ही गया, आपने तो मेरी इतने टाइम का जो मेरी परेशान थी उसे यूं ही चुटकी में ख़त्म कर दिया। ऐसे करके विंग खुश होता है और अपनी माँ को गले लगाता है और फिर उसी टाइम वो एक रेड स्क्रॉल मंगाता है और फिर उसमें शादी का प्रस्ताव लिख के भेज देता है लान क्लान में। हम देखते हैं
लैन किरण, लैंसी चैन और लान वांगजी वहाँ पे बैठे हैं। तभी एक डिसिपल भागता हुआ आता है और कहता है, महागुरुलान, महागुरुलान, ये डिमन क्लान से आया हुआ है, एक स्क्रॉल है, रेड स्क्रॉल। सभी लोग रेड स्क्रॉल देख के हैरान हो जाते हैं। सभी मीन्स थोड़े बहुत एल्डर्स भी है, लान वांगजी, लैंसी चैन सब। लैन किरण जल्दी वो स्क्रॉल लेते हैं और उसको स्क्रॉल को खोलते हैं और स्क्रॉल को पढ़ते ही लैन किरण की आंखें शाइन कर उठती है, उनके चेहरे पे खुशी साफ साफ दिखाई देती है। तब लैंसी चैन कहता है, शिफू क्या हुआ? तब लैन किरण खुशी से अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं, शिचैन, मैंने कहा था ना कि खुशियाँ सबके पास आती है, तो देखो अब हमारे पास आ गई। डीमन किंग ने खुद हमारे लान वांगजी का हाथ अपने लिए मांगा है। देख रहे हो तुम, कितनी खुशी की बात है। ऐसे कह के लैन किरण बहुत खुश होता है। ये सुनते ही लैंसी चैन और लान वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। लान वांगजी का दिल बहुत घबराता है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने शिवू को कैसे मना करे। तभी लैंसी चैन अपने भाई का हाथ को पकड़ते हैं और फिर एक हाथ से स्क्रॉल पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा है कि मैं डिमन किंग आपके ओमेगा लान वांगजी का हाथ मांगना चाहता हूँ अपने लिए। और हाँ, साथ साथ एक चेतावनी भी है कि यदि आप लोगों ने अपने ओमेगा का हाथ देने से मना कर दिया तो मैं आपको क्लान को जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा और वहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये पढ़ के तो लैंसी चैन का हाथ कांप उठता है और उसके हाथ से स्क्रॉल नीचे गिर जाता है। फिर लान वांगजी भी उसी कांपते हुए हाथों से स्क्रॉल उठाता है और उसके भी हाथ कांपने लग जाते हैं। तब लैन किरण कहता है, लान वांगजी, लैंसी चैन, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? वांगजी शादी कर लेगा, इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? जब लान वांगजी शादी कर लेगा तो वो हमारे क्लान को कुछ नहीं करेगा। तब लान वांगजी कहता है, शिफू, मैं शादी। लैन किरण कहते हैं, वांगजी, अब तुम ये मत कहना है कि तुम शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे क्लान का भविष्य तुम्हारे हाथों है। तब लैन वांगजी बहुत सोचता है, ऐसे ही बैठा रहता है बिना कुछ बोले। तब लैन किरण कहते हैं, मैं फिलहाल क्लान के काम में जा रहा हूँ, तुम्हारे पास 1 दिन का समय है। तुम बता देना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने क्लान को ऊपर ले जाना है या फिर जितना भी बचा कुचा क्लान है उसको तुम मिट्टी में मिलाना चाहते हो। ऐसे कह के लैन किरण चला जाता है। लैंसी चैन को भी समझ नहीं आ रहा वो क्या बोले अपने भाई से, क्योंकि वो जानता है उसका भाई विंग से प्यार करता है, ना कि डिमन किंग से। तब लैंसी चैन लान वांगजी से कहते हैं, वांगजी, मैं नहीं कहता कि तुम क्या करो, तुम बस अपने दिल की सुनो, जो तुम्हें सही लगता है वही करना, तुम्हें किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कह के लैंसी चैन वहाँ से चले जाते हैं। लान वांगजी दिन भर बिना खाए पिए बस सोचता रहता है वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। साथ ही साथ वह आंखों से आंसू बहाता रहता है। लगभग रात के 8 बजे लैन किरण जब आते हैं तो देखते हैं कि लैन वांगजी वैसे ही बैठा हुआ है। वो सीधा लान वांगजी के पास आते हैं, उसको अपनी तरफ मोड़ते हैं और कहते हैं, वांगजी, तुम क्या कर रहे हो? तब लान वांगजी अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, शिफू, मैं डिमन किंग से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं उन्हें शादी का डिसीजन दूंगा। तब लैन किरण कहते हैं, वांगजी, तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हें लगता है कि डिमन किंग तुम्हारी इस प्रस्ताव को मान लेगा? लान वांगजी अपने शिफू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, शिफू, मैंने बचपन से अभी तक कुछ नहीं मांगा आपसे, बस यही मेरी एक सिफारिश है आपसे। ऐसा कह के लान वांगजी वहाँ से उठ के चला जाता है। बेचारा लैन किरण समझ नहीं आ रहा उसे क्या करे। वो भी जानता है कि लान वांगजी और लैंसी चैन ने बचपन से लेकर अभी तक अपने शिफू की ही बात मानी है। तो वो सोचता है चलो कोई नहीं करके वो एक स्क्रॉल लिखता है और फिर उसे भेज देता है। लगभग कुछ ही मिनटों में वो स्क्रॉल पहुंच जाता है डिमन किंग के पास, यानी कि विंग के पास। उसमें लिखा होता है कि डिमन किंग, हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारे ओमेगा के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन हमारे ओमेगा की एक इच्छा है कि वह शादी का डिसीजन आपको ही सुनाना चाहता है। इसके लिए वो आपसे स्वयं मिलना चाहता है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या आप हमारे ओमेगा से मिल सकते हैं? ये पढ़ के विंग के चेहरे पे एक स्माइल आता है और फिर तुरंत वो एक स्क्रॉल लिखता है और फिर उसे कहता है ये सुबह तक भिजवा देना। ये सीन यहीं कट होता है। अब हम देखते हैं लान वांगजी अपने कमरे में बैठा हुआ है। वो बहुत गहरी सोच में है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि विंग कहाँ चला गया है और ऊपर से डिमन किंग उसके सर पे आ खड़ा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा वो क्या करे।
इसके साथ ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये हल्ला फैल गया है कि लान वांग जी एक छोटे से क्लान के लिए डीमन किंग का रिश्ता है। मियाँ मियाँ तो जैसे बौखला गई है, उसे तो विश्वास नहीं हो रहा अपने कानों पे कि डीमन किंग का रिश्ता आया है लान वांग जी के लिए। सभी लोग लान क्लान से जलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि लान क्लान वालों ने कोई घपला किया है, इसीलिए तो डीमन किंग ने लान वांग जी के लिए रिश्ता भेजा है। वहीं हम देखते हैं अब सुबह हो चुकी है और लान क्लान में स्क्रॉल आ चुका है। लैन किरण उस स्क्रॉल को पढ़ते हैं। लान वांग जी, लैन सी चैन दोनों उनके सामने हैं। लैन किरण उसको स्क्रॉल को पढ़ते हैं तो पढ़ के उनके चेहरे पे एक खुशी का भी है, साथ ही साथ गम का भी है, क्योंकि स्क्रॉल में लिखा हुआ है कि ठीक है, मैं आपके ओमेगा से मिलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं आपके ओमेगा से मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आपके ओमेगा को हमारे क्लान यानी कि डेमोनिक कल्टीवेशन में आना होगा और तकरीबन 1 हफ्ते तक रहना होगा। लेकिन यहाँ पे आने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले उसे निहत्थे आना होगा, वह अपने साथ किसी भी तरह के शस्त्र नहीं ला सकता। दूसरी चीज़, कम से कम उसे 1 हफ्ते यहाँ रुकना ही है। और तीसरी बात यह है कि उसके साथ कोई और नहीं आ सकता। लैन किरण लान वांग जी को ये तीनों रूल्स बताता है, यानी कि शर्त बताता है। लान वांग जी कहता है ठीक है शिफू, मैं तैयार हूँ। अब लैन किरण स्क्रॉल भिजवा देते हैं कि लान वांग जी तैयार है, तो दोनों तरफ से डिसाइड हो जाता है कि लान वांग जी कल ही जाएगा डीमन क्लान में। विंग वहाँ पे बहुत खुश है कि लान वांग जी आएगा कह के। वहीं लान वांग जी बहुत दुखी है कि उसे किसी और के साथ अपना रिश्ता तय करने जाना पड़ रहा है। हम देखते हैं अगला दिन हो चुका है। लान वांग जी अपने गेट पे है, यानी कि लान क्लान के गेट पे है। वो अपने शिफू और गगा दोनों से मिलता है। तब लैन किरण कहते हैं वांग जी, तुम घबराना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। कहो तो मैं और सिचैन तुम्हें उस पत्थर के आसपास तक छोड़ दे। तब लान वांग जी कहता है शिफू, गगा, कोई बात नहीं, आप लोग मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। ऐसे कह के लान वांग जी अपने गगा और शिफू को बो करता है और फिर वहाँ से निकल पड़ता है अपना सफर डेमोनिक कल्टीवेशन के लिए। हम देखते हैं लान वांग जी सही टाउन से होता हुआ उस बड़े पत्थर के पास पहुंचने वाला है, यानी कि उस पत्थर को जस्ट छूने ही वाला है। तभी उस पे 2 लोग हमला करते हैं, यानी कि 2 लोग जिन्होंने कि अपने फेस पे नकाब लगाया हुआ है। उन्हें पता है कि लान वांग जी बिल्कुल नहीं होता है, तो वो लान वांग जी पे सीधा अपना हमला करते हैं, जिस कारण से लान वांग जी के कंधे पे बहुत बड़ा घाव लग जाता है और फिर लान वांग जी सीधा गिर पड़ता है उस पत्थर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो आपको क्या लगता है लान वांग जी पे हमला किसने किया होगा और विंग क्या प्लानिंग बना रहा है? ये सब जानते हैं कल हमारे इस फैन फिक्शन के लास्ट एपिसोड में। हम इस फैन फिक्शन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जो कि होगा कल। तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।